हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड लीडरशिप। और आज हम बात करेंगे टॉपिक दैट इज़ स्ट्रैटेजिक कॉरपोरेट कल्चर। ठीक है, हम कल्चर के बारे में बात करेंगे। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर मीन्स उसकी हिस्ट्री, उसके काम करने का तरीका, उसके वैल्यूज़, उसके बिलीव्स, वो किसी भी प्रॉब्लम को किस तरीके से फेस करता है और किस तरीके से डिसीजन मेकिंग करता है, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रैटेजिक कल्चर। ये ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है। कल्चर के बारे में पढ़ना या कल्चर की क्या इम्पोर्टेंस है, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर एक जो कॉरपोरेट कल्चर है वो स्ट्रैटेजी के कंपैटिबल रहेगा तो हम स्ट्रैटेजी को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और एग्जीक्यूट कर पाएंगे। लेकिन अगर यही कल्चर स्ट्रैटेजी के कंपैटिबल नहीं है, स्ट्रैटेजी के डिसीजंस के, परफॉर्मेंस के किसी न किसी तरीके से अगर इसके अगेंस्ट है, इनके साथ में इसका कॉन्फ्लिक्ट है, तो आप न तो स्ट्रैटेजी को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर पाओगे, ना एग्जीक्यूट कर पाओगे, ना रिजल्ट्स को अचीव कर पाओगे। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है कि आपने एक स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करी कि आपको डेली 5 आवर्स पढ़ना है एग्ज़ाम्स के लिए, बोथ ग्रुप को एक ही अटैम्प्ट में क्लियर करने के लिए। दैट इज़ बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। लेकिन आपको इसका इम्प्लीमेंटेशन करना भी ज़रूरी होगा, तभी आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाओगे। लेकिन उस इम्प्लीमेंटेशन के लिए पहले आपको अपना कल्चर, आपको अपनी डेली प्रैक्टिस देखनी होगी कि क्या वास्तव में आप ये 5 आवर्स निकाल पा रहे हो या नहीं। आपके क्लासेस, आपके शेड्यूल के हिसाब से आपका अर्ली मॉर्निंग उठना ज़रूरी है, तभी आप ये 5 आवर्स की स्टडी कर पाओगे। लेकिन आपका तो कल्चर ही नहीं है अर्ली मॉर्निंग उठना, आप लेट नाइट जगने में बिलीव करते हो और अकॉर्डिंगली मॉर्निंग का काफ़ी सारा जो टाइम है वो आपका अनप्रोडक्टिव रह जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको अपने कल्चर को, आपको अपने प्रैक्टिस को चेंज करना होगा और स्ट्रैटेजी के इम्प्लीमेंटेशन के कंपैटिबल बनाना होगा। अगर स्ट्रैटेजी और कल्चर कंपैटिबल है तो स्ट्रैटेजी प्रॉपरली एग्जीक्यूट होगी, ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे। लेकिन अगर स्ट्रैटेजी और ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर एक दूसरे के कंपैटिबल नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन चाहता है इनोवेशन, वो चाहता है ऑटोमेशन में जाना, स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंगली प्लान की है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को कंप्यूटर्स के बारे में, सॉफ्टवेयर्स के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है, वो अभी भी मैनुअल अकाउंटिंग करने में या मैनुअल वर्क करने में बिलीव करते हैं, तो आपकी स्ट्रैटेजी और आपका कल्चर एक दूसरे के कंपैटिबल नहीं है। ठीक है, तो अगर स्ट्रैटेजी और कल्चर कंपैटिबल होंगे तभी हम रिजल्ट्स को अचीव कर पाएंगे। ठीक है ना, तो कैसे डिफाइन करते हैं, देखो, व्हाट इज कॉर्पोरेट कल्चर? कॉर्पोरेट कल्चर रेफर्स टू कंपनीज वैल्यूज, बिलीव्स, बिजनेस प्रिंसिपल्स, ट्रेडिशन, वे ऑफ ऑपरेटिंग एंड इंटरनल वर्क एनवायरनमेंट। दैट इज कंपनीज कल्चर। अब ये कल्चर स्ट्रैटेजी के एग्जीक्यूशन में एलए सपोर्ट का काम करेगा या ऑब्स्टेकल बनेगा, ये डिपेंड करेगा कि अगर स्ट्रैटेजी और कल्चर कंपैटिबल हैं। व्हेन इट कंपैटिबल दैट इट बिकम्स वैल्यूएबल एलए टू स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन। सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा, आप प्रॉपरली स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट कर पाओगे और एग्जीक्यूट कर पाओगे। बट when it is in conflict with company's direction, अगर कल्चर डायरेक्शन के, परफॉर्मेंस टारगेट्स के या स्ट्रैटेजी के साथ कॉन्फ्लिक्ट में है, then it becomes stumbling block that impede the successful strategy execution। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी और कल्चर दोनों कंपैटिबल है, दैट इज़ बेस्ट। लेकिन अगर कंपैटिबल नहीं है तो हमें उस एनवायरनमेंट को, उस कॉरपोरेट कल्चर को किस तरीके से चेंज करना होगा ताकि हम प्रॉपरली स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट कर सके। नेक्स्ट हम इसके बारे में बात करते हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर स्ट्रैटेजी के कंपैटिबल नहीं है तो उस प्रॉब्लम कल्चर को हम किस तरीके से चेंज करेंगे? देखो, किसी भी कल्चर को चेंज करना बहुत चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि लोगों की जो सोच होते हैं, जो काम करने का जो तरीका होता है, जो उनकी वैल्यूज़ और बिलीव्स होते हैं, वो पर्सन्स के अंदर डीपली एक तरीके से काफ़ी टाइम तक जो होते हैं वो जमे हुए होते हैं। उनको चेंज करना इतना आसान नहीं होता कि हम रातों रात ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को चेंज कर लेंगे। जैसे ऑर्गेनाइजेशन अगर ऑटोमेशन में जाना चाहता है तो एम्प्लॉयज़ को कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर्स में, आईटी में रातों रात ट्रेन कर देना
और उनको अग्री कर लेना कि वो सिस्टम को यूज़ करेंगे, ये इतना आसान काम नहीं है। क्योंकि अगर वो डीपली अगर इस बात पर है कि नहीं उन्हें तो ह्यूमन वर्क ही करना है, उन्हें मैनुअल ही काम करना है और वो अभी चीज़ों को नहीं सीख सकते, नहीं चेंज कर सकते, तो ये सारी बातों को मतलब एक तरीके से चेंज करना और उन्हें रेडी करना इस नए कल्चर को अडॉप्ट करने के लिए, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क होता है। सो द changing a problem culture is very difficult because of the heavy anchor of deeply held values and habits. People cling emotionally to the old and familiar. तो जो ओल्ड और काफ़ी समय से चली आ रही जो परंपराएं हैं, जो वैल्यूज़ हैं, वो लोगों में इस तरह से जमी हुई होती है, इस तरीके से डीपली रूटेड होती है कि उनको चेंज करना बहुत मुश्किल टास्क होता है। बट फिर भी एक प्रॉब्लमेटिक कल्चर को चेंज करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जो मैनेजमेंट को फॉलो करने चाहिए। द फर्स्ट स्टेप इज डायग्नोस विच फेस ऑफ प्रेजेंट कल्चर आर सपोर्टिव एंड विच आर नॉट। तो सबसे पहले मैनेजमेंट ये देखे कि कल्चर का कौन सा पहलू सपोर्टिव है और कौन सा नहीं है। देन सेकंड, जो फेस सपोर्टिव नहीं है उसके बारे में मैनेजमेंट को ओपनली एंड फोर्थनाइटली टॉक करनी चाहिए उन लोगों से, उन टॉपिक्स पे जिन्हें अब मैनेजमेंट को क्या करना है, चेंज करना है। देन थर्ड स्टेप, सिर्फ टॉक से काम नहीं चलेगा, उस टॉक के बाद में समझाने के बाद में मैनेजमेंट को एग्रेसिव एक्शंस भी लेने होंगे। क्या एक्शन लेने होंगे? जैसे मान लीजिए कुछ एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने आप को चेंज करना ही नहीं चाहते, कुछ की एग्जीक्यूटिव ऐसे हैं जो ओल्ड कल्चर से एक तरीके से बहुत स्ट्रांगली एसोसिएट हैं, तो आपको उन एग्जीक्यूटिव्स को ही चेंज करना होगा, आपको नए एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट और हायर करना होगा, आपको रिवॉर्ड और पनिशमेंट की जो स्कीम है, जो कंपनसेशन स्कीम्स हैं, इंसेंटिव स्कीम्स हैं, उन्हें चेंज करना होगा। उन सारी चीज़ों को चेंज करना होगा जिससे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को स्ट्रैटेजी के कंपैटिबल बना सको। तो चेंज एक्शंस में क्या क्या आ सकती है? बहुत सारी चीज़ें आ सकती है, हमने कुछ लिखी है यहाँ पे, जैसे ऑल्टरिंग कंपनसेशन, विजिबली प्रेजिंग, जो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, इस नए कल्चर को अडॉप्ट कर रहा है, उसको आपको इंसेंटिव्स प्रोवाइड करने चाहिए, आपको उनकी तारीफ, उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। से हायरिंग न्यू मैनेजर्स, एम्प्लॉयज़, रिप्लेसिंग की एग्जीक्यूटिव्स एसोसिएट विद ओल्ड कल्चर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को कम्युनिकेट करना चाहिए, इस कल्चर के बेनिफिट्स बताने चाहिए और उन्हें चेंज करने की तरफ उन्हें मोटिवेट करना चाहिए। और अगर कुछ एग्जीक्यूटिव्स या एम्प्लॉयज़ चेंज करने की तरफ नहीं आते हैं, चेंज को अडॉप्ट नहीं करते, तो उन्हें आपको रिप्लेस करना चाहिए। तो ये कुछ एक्शंस हैं, ये कुछ स्टेप्स हैं जिनको यूज़ करके मैनेजमेंट एक प्रॉब्लमेटिक कल्चर को ऑर्गेनाइजेशन में चेंज कर सकता है। बट अगेन ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये चेंज रातों रात होने वाला काम नहीं है, क्योंकि वैल्यूज़ और बिलीव इतने स्ट्रांगली रूटेड होते हैं कि हम उन्हें एक दो दिनों में चेंज नहीं कर सकते। तो इस टास्क में काफ़ी टाइम लगता है और काफ़ी पेशेंस की रिक्वायरमेंट होती है। नाउ द क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ गुड कॉर्पोरेट कल्चर इन स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन। हम ये कल्चर के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, या हम कल्चर को चेंज क्यों करना चाहते हैं, कल्चर की क्या इम्पोर्टेंस है। तो जैसा अभी तक हमने पढ़ा कि अगर कल्चर स्ट्रैटेजी के कंपैटिबल है तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आपके लिए एली रहेगा, सपोर्टिव रहेगा। लेकिन अगर यही कल्चर आपके स्ट्रैटेजी के साथ कॉन्फ्लिक्ट में है, सपोर्टिव नहीं है, तो यही आपके लिए क्या बन जाएगा, एक ऑब्स्टेकल बन जाएगा, एक स्टम्बलिंग रॉक बन जाएगा और आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो व्हाट इज़ द रोल ऑफ कल्चर इन स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन। से कल्चर promote good strategy execution when there is fit, and it impedes execution when there is negligible fit. Supportive है तो execution proper है, और अगर supportive नहीं है तो आप strategy को properly implement और execute नहीं कर पाओगे। It energizes people to do their job in strategy supportive manner, adding significantly to the power and effectiveness of strategy execution. It nurtures and motivates people. Employees are stimulated to take challenges,
do their jobs with enthusiasm and collaborate with others as needed। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट है, कल्चर है कि अगर एम्प्लॉई या कोई भी मैनेजमेंट कोई चैलेंज एक्सेप्ट करता है, कोई असाइनमेंट एक्सेप्ट करता है, उसको प्रॉपरली कंप्लीट करके बताता है और उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होता है, तो उस बेनिफिट का शेयर उस एम्प्लॉय को भी मिलेगा। अगर इस तरह का कल्चर है तो कोई भी एम्प्लॉय चैलेंजेस लेने से पीछे नहीं हटेगा या असाइनमेंट्स को कंप्लीट करके और प्रॉफिटेबल बनाने में पीछे नहीं रहेगा। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ये है कि आप कितनी भी मेहनत कर लो या कितना भी असाइनमेंट ले लो, कितना भी चैलेंजेस ले लो, आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, तो एम्प्लॉयज़ हमेशा पीछे ही हटेंगे चैलेंजेस लेने से। वो आगे होके कभी भी इनिशिएट नहीं करेंगे चेंजेस लेना या कोई भी ऐसे डिसीजंस, कोई भी ऐसे असाइनमेंट लेना जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिटेबल हो। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ही है जो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है, उनको स्टिमुलेट करता है ताकि वो आगे होके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिए हैं कि किस तरीके से एक सपोर्टिव कल्चर हेल्प करता है स्ट्रैटेजी के एग्जीक्यूशन में। फॉर एग्जांपल, अगर ऑर्गेनाइजेशन ने चूज़ किया है कि उसे लो कॉस्ट लीडर बनना है, उसने चूज़ की है लो कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी, और ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ का या ऑर्गेनाइजेशन का एक कल्चर है दैट इज़ फ्रुगैलिटी एंड थ्रिफ्ट। लोगों को कम खर्च करने या पैसे बचाने की आदत है, जैसे कि अननेसेसरी लाइट जल रही है, फ़ैन चल रहे हैं, एसी चल रहे हैं तो उसे बंद करके जाना, अननेसेसरी मशीन्स चल रही हैं या अननेसेसरी जो पेपर्स वगैरह है उनको यूज़ करना, वेस्ट करना। वहाँ के एम्प्लॉयज़ में या ऑर्गेनाइजेशन का एक क्लाइमेट, एक कल्चर ही ऐसा है कि लोग क्या है, उनके माइंड में फ्रगैलिटी और थ्रिफ्ट का कॉन्सेप्ट है, उनकी बिलीव, उनके वैल्यूज़ इस तरह के हैं। तो ये कल्चर सपोर्ट करेगा एक लो कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी के गुड एग्जीक्यूशन में। लेकिन फिजूल खर्ची अगर लोगों की आदत है, ठीक है, वेस्ट करना अगर लोगों की आदत है, एम्प्लॉयज़ की आदत है, तो कभी भी ऑर्गेनाइजेशन लो कॉस्ट लीडर नहीं बन पाएगा। सिमिलर एग्जाम्पल, अगर ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ या जो मैनेजमेंट है वो क्रिएटिव हैं, वो चैलेंजेस लेना पसंद करते हैं, ठीक है, स्टेटस को चेंज करना पसंद करते हैं, जहां आप एग्जिस्टिंग जॉब प्रोफाइल पर हो वहां से आप ऊपर जाना, चैलेंजेस को लेना, न्यू असाइनमेंट्स लेना, ये उनके बिलीव्स और वैल्यूज़ है, ये उनके काम करने का तरीका है। यानी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर अगर इस तरह का है तो ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करना बहुत ईजी रहेगा, क्योंकि वहाँ के एम्प्लॉयज़ ही क्या हैं, क्रिएटिव हैं। सिमिलरली, अगर ऑर्गेनाइजेशन सुपीरियर कस्टमर वैल्यूज़ प्रोवाइड करना चाहती है तो वहाँ का कल्चर कैसा होना चाहिए, से लिसनिंग टू कंज्यूमर्स की ग्रीवेंसेस को सुनना, ठीक है, उनको टाइम पर रिजॉल्व करना। सिर्फ कंज्यूमर्स ही नहीं, आप अपने एम्प्लॉयज़ को एनकरेज कर रहे हैं, उन्हें हाई डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर डिसीजन मेकिंग। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर इस तरह का है तो हम इजीली ऑर्गेनाइजेशन सुपीरियर कस्टमर वैल्यू स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट कर पाएगा। तो अगर स्ट्रैटेजी और कल्चर सपोर्टिव हैं, एक दूसरे के कंपैटिबल हैं, तो हम किसी भी तरह की स्ट्रैटेजी को इजीली एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। लेकिन अगर यही कल्चर स्ट्रैटेजी के साथ कॉन्फ्लिक्ट में है तो स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करना, इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होगा। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ, दैट इज़ द रोल ऑफ अ गुड स्ट्रैटेजिक कॉर्पोरेट कल्चर इन स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन। चलिए बात करते हैं एक छोटे से टॉपिक के बारे में, दैट इज़ एंटरप्रेन्योर एंड इंट्राप्रेन्योर, एंड दैट इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। एंटरप्रेन्योर सिंपली द पर्सन फर्स्ट हु आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज़ इन द मार्केट, कि मार्केट में किस नई चीज़ों की डिमांड है, किन नई सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है, दैट मीन्स न्यू आइडियाज़ को सोचना, अकॉर्डिंगली स्टार्टअप, एक कंपनी को स्टार्टअप करना, स्टार्टअप कंपनी इस्टेब्लिश करना, उसके लिए रिसोर्सेज को अरेंज करना, एक्वायर करना, अकॉर्डिंगली उसे अलोकेट करना, ठीक है, टाइम पर डिसीजंस लेना ताकि कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाया जा सके, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल होना, या सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्क और अनसर्टेनिटी को बेयर करना, बिकॉज द रिवॉर्ड ऑफ रिस्क टेकिंग इज़ प्रॉफिट टू द एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर मेन वो होता है जो न्यू आइडियाज़ और न्यू कॉन्सेप्ट पे काम करता है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है ओला, उबर, कैब,
या स्विगी एंड जोमेटो ऐप, ये कहीं ना कहीं किसी आइडिया से ही जनरेट हुए हैं ना। तो मार्केट में किन नई चीज़ों की डिमांड हो सकती है, उनको सोचना, उसके बारे में एक न्यू आइडिया, एक न्यू कॉन्सेप्ट पे काम करना, अकॉर्डिंगली स्टार्टअप को स्टैब्लिश करना, रिसोर्सेज एक्वायर करना, अलोकेट करना और कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए डिसीजन लेना। अगर प्रोडक्ट चला, एक्सेप्टेबल हो गया मार्केट में, तो प्रॉफिट है, अदरवाइज लॉस। तो रिस्क और अनसर्टेनिटी को बेयर करना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। तो हु इज द एंटरप्रेन्योर? द एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन who initiate and innovate a new concept, recognize and utilize opportunities, arrange and coordinate resources accordingly, face risk and uncertainties, that is the important feature, establish startup company, add value to the product and service, take decision to make the company profitable and ultimately responsible for profit and loss, that person is called entrepreneur. एंटरप्रेन्योर के ये सारे फंक्शन जब एक सैलरीड एम्प्लॉय परफॉर्म करता है, दैट मीन्स द विद इन द बाउंड्री ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द बाउंड्री ऑफ अ कंपनी, दैट पर्सन इज कॉल्ड इंट्राप्रेन्योर। इंट्राप्रेन्योर ये सारे काम करेगा, आइडियाज़ ढूंढेगा, न्यू कॉन्सेप्ट्स पर काम करेगा, रिस्क लेगा, लेकिन वो फ्री नहीं है, वो एक सैलरीड एम्प्लॉय है। वो ये सारे चेंजेस, ये सारे जो इनोवेशंस हैं, ये सब कहाँ रह के करेगा? वो एक कंपनी की बाउंड्री के अंदर रहकर करेगा। तो सिंपली इंट्राप्रेन्योर और कोई पर्सन नहीं, दैट इज एंटरप्रेन्योर, बट अ सैलरीड एंटरप्रेन्योर, अ सैलरीड एम्प्लॉय विद इन द बाउंड्री ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द बाउंड्री ऑफ एन कंपनी। that is the main difference between entrepreneur and intrapreneur.